सो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने एनर्जी ऑफ गैस के बारे में पढ़ा था। तो हम लोगों ने एनर्जी ऑफ गैस में एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो था U इज इक्वल टू 3/2 nRT। मैंने आप लोगों को बोला भी था कि बेसिकली एक गैस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। वेल एनीहाउ राइटिंग इट इन दिस फॉर्म इज अ लिटिल रॉन्ग सिंस टेम्परेचर कैन ओनली बी फाउंड व्हेन यू कंपेयर इट विद अनदर हाई टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट, ठीक है। कंपैरिजन है। ऐसे ही कभी भी किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी नहीं निकाल सकते, हम हमेशा कंपैरिजन निकाल सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज होगा तो हीट भी चेंज होगी। तो एक्चुअल में कभी भी इसको लिखना है तो हमेशा ऐसे लिखना चाहिए, डेल्टा U इज इक्वल टू 3/2 nR डेल्टा T। सही है, चेंज इन एनर्जी। वेल आई एम नॉट मतलब आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस राइट नाउ। मेरा मेन मोटिव राइट नाउ आप लोगों को डिग्री ऑफ फ्रीडम या लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन समझाने का है, ठीक है। अगर मैं फॉर 1 मोल ऑफ गैस बात करूं, फॉर 1 मोल ऑफ गैस बात करते हैं, तो आप जानते हैं एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला क्या है, 3/2 RT। और अगर मैं फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस बात करूं तो उसका फॉर्मूला बेचा 3/2 kBT लगता है। सही बात, अगेन द सेम स्टोरी, डेल्टा लगना चाहिए तो डेल्टा तभी लगेगा जब डेल्टा T लगाएंगे तो डेल्टा U भी लगा देंगे। बट प्राइमरली ये मोटिव है कि एक गैस मॉलिक्यूल की अगर एनर्जी निकालेंगे तो वो कितना, 3/2 kBT, ठीक है। ध्यान रखिए, जब अगर हम लोग स्पेसिफाई नहीं करते हम किस गैस के बारे में बात कर रहे हैं, तब इसका मतलब है हम लोग हमेशा सिंगल एटम गैस की बात कर रहे हैं। जब भी क्वेश्चन में अगर मेंशन्ड नहीं है कि कैसी गैस है, तब तक हम हमेशा मोनोटॉमिक गैस, सिंगल एटम गैस कंसिडर करते हैं। सिंगल एटम गैस का एग्जांपल हीलियम। अब अगर एक हीलियम गैस, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन क्या बताता है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन यही कहता है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन कहता है अगर एक गैस मॉलिक्यूल है, लेट्स से ये हीलियम है, ठीक है। अब हीलियम क्या है, कहीं पर भी मूव कर सकता है, वो एक्स एक्सिस में भी जा सकता है, वो वाई एक्सिस में भी जा सकता है, और वो जेड एक्सिस में भी जा सकता है। एक्स वाई जेड तीनों में कहीं पर भी वो मूव कर सकता है, ठीक है। ओके, कूल इनफ। इसका मतलब अब हम लोगों ने एनर्जी कितनी निकाली एक गैस मॉलिक्यूल की, 3/2 kBT। और मैं क्या बोल रहा हूं, वो एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहा है, वाई में भी मूव कर रहा है, जेड में भी मूव कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस निकालूं तो वो कितना होगा, 12mvx², एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ना, एवरेज निकाल रहा हूं। एवरेज एनर्जी कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस ओनली, वो कितनी होगी, 12mvx²। एवरेज काइनेटिक एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस कितनी होगी, 12mvy²। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी अलोंग जेड एक्सिस कितनी होगी, 12mvz²। तो यहां से हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि ठीक है यार, ये जो एनर्जी है वो तीनों हिस्सों में डिवाइड हो रही है, सही बात भी है। तो टोटल जितनी भी एनर्जी है वो सारी इन इंडिविजुअल एनर्जीज के सम के बराबर होनी चाहिए। और हमारी एनर्जी कितनी है, 3/2 kBT। तो वो कहता है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन कहता है इसका मतलब एक्चुअल में दिस एनर्जी इज इक्वल टू 12 kBT एंड 12 kBT। इन शॉर्ट बेसिकली ये बात आ रही है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ये कहता है कि कभी भी आप किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एटम के केस में या फिर एक गैस मॉलिक्यूल के केस में, आप कोई भी कभी भी किसी एनर्जी को कंसिडर करते हैं, वो हमेशा 12 kBT वैल्यू की एनर्जी कैरी करता है, ठीक है। 12 kBT वैल्यू ऑफ एनर्जी कैरी करता है। इसका एक जनरल फॉर्मूला बनाया है इन्होंने फिर। सो जनरल फॉर्मूला for a gas molecule is U is equal to F/2 kBT। मतलब F into 12 kBT हो गया बेसिकली। यहां पर F क्या है, here F is known as degree of freedom। Here F is known as degree of freedom। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब वो कितनी जगहों पर कैसे वो
मूव कर सकता है, कितने फ्रीडम है तुम्हारे पास। एक गैस मॉलिक्यूल कहां कहां जा सकता है, तो एक गैस मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस में भी जा सकता है, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, वाई में जा सकता है 2 हो गए, जेड में जा सकता है 3 हो गए। तो 3 डिग्री है जिसमें वो मूव कर सकता है, इसीलिए हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने रखे, 3, क्योंकि वो 3 ही फॉर्म ऑफ एनर्जीज एक्चुअल में कैरी कर रहा है। इससे ज्यादा अगर कोई एनर्जी कैरी करेगा तो उतने टाइम्स हाफ केबीटी हमारे पास इनिशियल एनर्जी में ऐड होता जाएगा। सही है। अब इस कंडीशन में और क्या सिनेरियो बनता है, देखो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या डिफाइन कर रहा है, कितने टाइप की मोशन आप दिखा सकते हैं। तो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। जैसे कि फॉर नंबर 1 मोनोटॉमिक गैस के लिए बात करें, मोनोएटॉमिक मतलब सिंगल गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, सिंगल एटम गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर सिंगल एटम गैस मॉलिक्यूल है तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, 3, तीनों डायमेंशन में मूव कर सकता है। तो ट्रांसलेशनल मोशन कितने हैं, 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने बना देंगे हम, 3, ठीक है। तो एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी कितनी होगी, F इंटू हाफ KBT, ये F टोटल है, तो कितना आंसर आएगा हमारे को मिल जाएगा 3/2 KBT प्राइमरीली, U का फॉर्मूला है जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं। अब क्या इसकी वैल्यू चेंज होती है अलग अलग गैसेस के लिए, बिल्कुल। तो सेकंड एग्जांपल लूंगा मैं डायटोमिक गैस के लिए। डायटोमिक गैस क्या होती है, जिसमें 2 एटम की जरूरत पड़ती है टू मेक 1 गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन। सो H2O2 N2 तीनों डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो डायटोमिक में क्या होगा, देखो जरा, अगर डायटोमिक गैस लूं, ठीक है, तो मैं मान लो नाइट्रोजन कर रहा हूं, तो N और N सिंगल ये बना दिया। बेटा मैं यहाँ पर केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन है तो 1 लाइन डंडी, ठीक है सर, ऑक्सीजन होगी तो 2 होनी चाहिए, नहीं, मैं यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बॉन्ड है दोनों के बीच में, और इसके पीछे एक लॉजिक है, मैं क्यों नहीं बना रहा, मैं जानते हुए भी क्यों नहीं बना रहा बॉन्ड, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 एटम को कनेक्ट करना, तो एक लाइन बना देता हूँ, काम खत्म, है ना। तो एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, इसके बीच में एक लाइन बना देते हैं, खत्म होगी बात, इस बॉन्ड से भी चल रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, अब ये गैस मॉलिक्यूल है ना, माय 2 फिस्ट एंड द पेंसिल बिटवीन देम। तो ये क्या होगा, ये एक्स एक्सिस में मूव भी कर सकता है, ये वाई में मूव भी कर सकता है, ये जेड में मूव भी कर सकता है। तो 3 तो हो गए। इसका मतलब अगर डायटोमिक गैस होगी तो ट्रांसलेशनल मोशन तो ये भी करेगा, और कितने ट्रांसलेशनल होंगे, 3 ही, तो 3 ही हो सकता है। और क्या हो सकता है, ये गैस मॉलिक्यूल कहता है मैं इधर जा रहा हूँ मेरी तरफ, और ये वाला कहता है मैं इधर जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये घूम जाएंगे, वो भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ऐसे घूम सकती है ये पेंसिल, या ऐसे घूम सकती है ये पेंसिल, बस 2 ही तरीके से घूम सकती है, ऐसे या ऐसे। तो इसका मतलब रोटेशन कितने होंगे, तो 2 फॉर्म ऑफ रोटेशनल मोशन भी है। तीसरा मूव नहीं कर सकता ना, क्योंकि ऐसे थोड़ा जाएगा, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यहाँ ये इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, इसकी तरफ तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या होगा, या तो ऐसे घूमेगा या वो ऐसे घूमेगा, 2 ही तरीके से घूम सकता है वो। तो 2 तरीके के घुमाना मतलब 2 रोटेशनल मोशन भी आ जाएंगी। तो एफ टोटल क्या हो जाएगा, 5। इसका मतलब डायटोमिक गैस कभी भी क्वेश्चन में आती है तो उसकी एनर्जी कितनी है, 5/2 KBT। डायटोमिक का बेस्ट एग्जांपल, आपको कई बार क्वेश्चंस में अगर एयर लिखा आता है, कभी भी एयर, ठीक है, क्वेश्चन लिख रहे हैं कि उस जगह में एयर है, तो बताइए कितनी एनर्जी है। एयर मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दोनों ही डायटोमिक गैसेस हैं। इसका मतलब हुआ कभी भी किसी क्वेश्चन में एयर टर्म यूज की जा रही है और आपको कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी निकालनी है, तो हमेशा 5/2 KBT लगेगा, हमेशा 5/2 KBT लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन डायटोमिक गैस की है। समझ में आया एवरीवन, ठीक है, गुड। ऐसे ही देखा जाए तो एक और भी बनती है, अब डायटोमिक हो गया तो हम ट्रायटोमिक भी कर लेते हैं। ट्रायटोमिक भी कर लेते हैं। ट्रायटोमिक में और भी फॉर्म आते हैं, जैसे कि पहला लीनियर फॉर्म है, ये लीनियर फॉर्म है। लीनियर फॉर्म का मतलब हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन मुझे पता है यहाँ पर 2 बॉन्ड बनने चाहिए, इधर भी 2 बॉन्ड बनने चाहिए, लेकिन अगेन मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिंपल फिजिक्स में 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। ये क्या है, लीनियर फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
मतलब मान लीजिए एक एक ये लाइन लगी, एक ये लाइन लगी, दोनों को कनेक्ट कर दिया। अभी क्या होगा, ये पूरा कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे मूव भी कर सकता है, ऐसे मूव भी कर सकता है, ऐसे मूव भी कर सकता है। इसका मतलब हुआ ट्रांसलेशनल मोशन तो है ही है। कितने ट्रांसलेशनल? 3। अगेन ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये ऐसे भी घूम सकता है और ये ऐसे भी घूम सकता है, तो इसका मतलब रोटेशन भी आ गई। 2। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ रही है, जब बीच में हम लोग ऐसे किसी चीज को प्लेस कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, हो सकता है ये ऐसे मूव करे, है ना, ज्वाइंट है ना ये बीच में बजा हुआ, तो कार्बन है बीच में, तो ये कहता है नहीं नहीं मैं तो नीचे जा रहा हूँ, वो कहता है नहीं नहीं मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, बीच में बेचारा कार्बन सीसॉ खेलता रहेगा, है ना। तो कार्बन ऊपर नीचे दोनों कर रहा है, जब ऊपर नीचे दोनों हो रहा है इसका मतलब इसको हम लोग इस टर्म को क्या बुलाते हैं, वाइब्रेशन। एक एक ही मॉलिक्यूल एटम है जो कि वाइब्रेट कर रहा है। एक वाइब्रेशनल एनर्जी एक्चुअल में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट कर रहा है तो वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों कैरी करता है, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम हम उसको 1 नहीं 2 काउंट करते हैं। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 3 तो 5, और 1 नहीं काउंट करेंगे हम, 2 काउंट करेंगे, 3 तो 5 और 2 7। तो कभी भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड की एनर्जी निकाली जाए तो उसका आंसर क्या आएगा, 7/2 kBT। ये एक और फॉर्म आ गया, ठीक है, ये क्या है, लीनियर फॉर्म का आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है, लीनियर फॉर्म में। तो वाइब्रेशन का बारे में हमेशा याद रखेंगे, एक वाइब्रेशन केबीटी के बराबर है, हाफ केबीटी के बराबर नहीं, क्योंकि वो दोनों एनर्जी कैरी कर रहा है। सो हाफ केबीटी केबीटी बन गया। ईच वाइब्रेशन कैरीज, ऐसे लिख देता हूं, साइड पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, ईच वाइब्रेशन कैरीज केबीटी एनर्जी, ठीक है, हाफ केबीटी की जगह वो केबीटी एनर्जी कैरी कर रहा है, हाफ प्लस हाफ केबीटी हो गया। समझ में आया यहां तक? ठीक है, ये 1 मिनट, ये लीनियर का कॉन्सेप्ट हो गया। एक और फॉर्म पढ़ा देता हूं फिर मैं आगे चलता हूं, आई टेक अप योर डाउट्स एट द एंड। ठीक है, मैं सारे ये फॉर्म कंप्लीट कर रहा हूं। हमारे पास लीनियर फॉर्म आ गया, बी पार्ट। नॉन लीनियर फॉर्म ले लेते हैं। नॉन लीनियर का बेस्ट एग्जांपल है ट्राइएटॉमिक में ओजोन। ओजोन कैसी होगी, ऐसी, ठीक है। अब ऐसा बन गया ट्रायंगुलर। अब देखो ट्रायंगल का बेस्ट पार्ट क्या है, 3 डायमेंशन में तो घूमे जा ही सकता है, वो ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, कैसे भी, तीनों डायमेंशन में कैसे भी घूम सकता है। तो इसका मतलब कभी भी नॉन लीनियर फॉर्म आता है तो उसमें प्राइमरीली क्या होगा, मतलब ओजोन का एग्जांपल आता है तो रोटेशन भी 3, ट्रायंगल है ना, कैसे भी मूव कर सकते हैं, हर एक्सिस पे एक घूम पाएगा, ठीक है। ट्रांसलेशनल भी 3, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 6। टोटल कितने हो गए, 6 हो जाएंगे तो एनर्जी कितनी आएगी बच्चा, 6/2 kBT, जिसको हम लोग 3 kBT भी लिख सकते हैं। सही है, नॉन लीनियर के लिए ये आ गया। अब जरूरी नहीं है सिर्फ ट्राइएटॉमिक तक सारा खेल खत्म हो जाता है, आगे कितना भी आ सकता है ना। लेकिन आगे पॉलीटॉमिक गैस आएगी कभी भी, तो पॉलीटॉमिक गैस के सिनेरियो में क्या होगा, लास्ट केस लिख रहा हूं मैं, 4th पॉलीटॉमिक का कभी भी कोई क्वेश्चन आता है, पॉलीटॉमिक गैस में सीधी सी बात होती है, ट्रांसलेशनल तो हमेशा 3 ही रहेगा, 3 से ज्यादा एटम होंगे तो रोटेशन तो कंफर्म्ड है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ अजीब से ओरिएंटेशन में बैठा होगा। गैस का पूरा जो साइकिल है वो कहीं ना कहीं अजीब से स्ट्रक्चर में होगा जो कि 3 डायमेंशनल होगा खुद ही, तो इसका मतलब रोटेशन भी 3 होनी है। और इसके बाद जितने भी एटम है वो कहीं ना कहीं क्योंकि मल्टीपल एटम गैस मॉलिक्यूल है, तो कुछ एटम्स हो सकते हैं जो वाइब्रेट करेंगे, तो n नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हो सकती हैं, n नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हो सकती हैं। सो प्राइमरली कभी भी ऐसे क्वेश्चन का एनर्जी निकालना है तो आप जानते हो 3 + 3 कितना बनाएगा, 3 kBT, सही है, प्लस जितने भी वाइब्रेशन हो रहे हैं उतने टाइम kBT हो जाता है। मैंने बोला हर एक वाइब्रेशन का kBT एनर्जी होती है,
n नंबर ऑफ वाइब्रेशन हो रहे तो मतलब क्या हो जाएगा, n kBT हो जाएगा। तो टोटल कितना हुआ एनर्जी, 3 + n kBT। दिस इज फॉर पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, गॉट दिस एवरीवन। अब एक छोटा सा शॉर्टकट सिखा देता हूं, जस्ट टू रिमेंबर कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर भूल गए तो कैसे याद करेंगे। ठीक है, ये शॉर्टकट प्राइमरली सिर्फ तीनों पे लग सकता है, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक में। इसके बाद अगर तो आपको स्ट्रक्चर कोई गिवन दिया हो तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हम लोगों को यही काम आएगा। ठीक है, एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पॉलीटॉमिक गैस यूज की जा रही है तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम देगा, ब्रैकेट में लिखा होगा। ठीक है, नहीं तो मेजरली जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहां अगर एयर लिखा गया तो ध्यान रखिएगा वो डायटोमिक गैस है। अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो इसका मतलब आइडियली आपको मोनोटॉमिक गैस ही कंसिडर करनी है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। अब एक शॉर्टकट सिखा रहा हूं, शॉर्टकट टू फाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी आपको समझ आएगा कि मैं बॉन्ड्स पे इतना फोकस क्यों नहीं कर रहा था, यहां से समझ आ जाएगा। फॉर्मूला है शॉर्टकट का F = 3a - b, वेयर F is degree of freedom, F is degree of freedom, A is number of atoms in a gas molecule, and B is number of lines joining atoms। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस जॉइनिंग एटम्स, 2 एटम होंगे तो एक लाइन लगेगी ज्वाइन करने के लिए, वो वाला फंडा है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट से हम लोग फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मोनोटॉमिक गैस है लेट्स से। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहला मोनोटॉमिक गैस है। सो मोनोटॉमिक है तो उस कंडीशन में भाई ए तो 1 नहीं है और बी 0 है, क्योंकि एक एटम को कनेक्ट करने की लाइन थोड़ा सी लगेगी। तो ए 1 है, बी 0 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 3 × 1 - 0, so answer is 3। and we know that कि मोनोटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम और कुछ नहीं बल्कि 3 ही रहते हैं। डायटॉमिक ले लो, डायटॉमिक ले लो, लेट्स से नाइट्रोजन ही है, तो एफ ए कितना आ जाएंगे 2, क्योंकि 2 एटम जरूरत पड़ रही है, एक ये नाइट्रोजन और एक ये नाइट्रोजन, और लाइन कितनी लग रही है, एक कनेक्ट करने के लिए। तो एफ का वैल्यू कितना आएगा, F = 3 × 2 - 1, so आंसर इज 5 आ गया। ठीक है, शॉर्टकट काफी अच्छे से याद हो जाता है। सी ट्राइटॉमिक ले लो, इसमें पहला क्या बताया था, नॉन लीनियर फॉर्म, सॉरी लीनियर फॉर्म, चलो पहले वही ले लेते हैं। लीनियर फॉर्म तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिया, दोबारा बोल रहा है इसीलिए मैंने बॉन्ड नहीं कंसिडर किया था, है ना, 2 लाइनें जरूरत पड़ रही हैं, तो A = कितना आ गया 3, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, और लाइनें कितनी लग रही हैं 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या आ गया, 3 × 3 - 2, आंसर इज 7। बी नॉन लीनियर फॉर्म होगा तो क्या होगा, एग्जाम्पल के टर्म पे हम लोगों ने ओजोन लिया था, वो इसी को ले लेते हैं। ऐसा ओजोन ए कितने हैं 3, लाइनें कितनी है 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएंगे 3 × 3 - 3, तो आंसर इज 6। सही है, तो ऐसे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, एक शॉर्टकट है जो आप कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्लेस कर सकते हैं, बट हाँ आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कितनी लाइन यूज कर रहे हैं वो पता होना जरूरी है। ओके, इसके आगे के जितने भी प्रॉब्लम्स है इसके ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे, कहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे यूज होता है, वी आर गोना डू दैट। बट अभी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं 1-2 चीजें और एडिशनल आप लोगों को बता देता हूँ जो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में काम आने वाली है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए काम आने वाली है। सबसे पहली चीज आती है आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड।
ये 3 तरह की स्पीड कई बार काम आती है, ठीक है, ये तीनों के ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। आप लोगों ने आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला यूज किया हुआ ऑलरेडी, वो और कुछ नहीं बता, √3 RT/m, √3 RT/m। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको, तो ये 2 फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। एवरेज का है 8 RT/m, ठीक है, 8 RT/m। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला होता है √2 RT/m, ठीक है, √3 RT/m, √8 RT/m, तो √2 RT/m। कई बार काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मेंस हो गया, नीट हो गया, इवन लोकल सीईटीज हो गए, इन सब में ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा गया है। और बार बार 5 साल में भी, पिछले 5 साल में बात करूंगा तो ऑलमोस्ट हर पेपर में, कभी नीट में तो कभी जेई में आया ही आया है, ठीक है। दैट इज VRMS is greater than V average and it is greater than V most probable speed, ठीक है। इस रिलेशन को याद करने के लिए हम लोग पहले लेटर्स भी याद कर सकते हैं, RAM, राम याद रखेंगे, याद हो जाएगा, है ना। पहले RMS स्पीड, फिर एवरेज स्पीड, और फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिलेशन है, ये फॉर्मूलाज है जो हम लोग यूज करते हैं, ये फॉर्मूलाज याद ही रखेंगे। सिंपल सी बात है, √3 आ रहा है, एक में √8/π आ रहा है, 8/π मतलब पाई 3.14, मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा। और जबकि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला या रिलेशन √2 RT/m है, ठीक है। तो ये कंडीशन पहली चीज हो गई। दूसरी चीज जो इस चैप्टर में और एडिशनल चीजें हम लोगों को याद करने वाली है, अच्छा, हम लोगों ने अभी तक जितनी भी गैसेस कंसिडर किए, सब में हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में सारे रूल्स के बारे में भी बताया था कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अगर प्रेशर कांस्टेंट है, और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है अगर हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या बताती है? आइडियल गैस इक्वेशन कहती है, पहला फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आइडियल गैस बता रहा हूं। पहला तो यही है, PV = nRT, जहां पे P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। दैट इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। अगर आप लोगों को इसी चीज को कैलोरीज में लिखना हो तो हम लोग क्या कर देंगे, वो 1.98 के आसपास आ जाता है, 2 लिख लेंगे टू ईजन ऑफ द कैलकुलेशन, ठीक है, 2 लिख लेते हैं। मैं इनफैक्ट 8.314 को भी कई बार कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं 8.33 इमेजिन कर लेता हूँ। 8.33 मतलब 25/3 हो गया, ठीक है। टू ईज ऑफ द कैलकुलेशन मैं कई बार उसको 25/3 भी लिखता हूँ, ठीक है। अगर कैलोरीज में आंसर लिखना तो मैं 2 लिख लेता हूँ डायरेक्टली, 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन, ठीक है। बाकी इसकी वैल्यूज और भी होती है बट इतना काफी है। यही अगर मैं पर मॉलिक्यूल बोलूं तो ये इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर पर मॉलिक्यूल, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसके हिसाब से हम लोग PV KBT लिखते हैं। KB सबको अब याद होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था। दिस इज नथिंग बट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मतलब है और कुछ नहीं बल्कि R/एवोगाड्रोस नंबर हो गया। एवोगाड्रोस नंबर इज 6.022 इन 10⁻23। डिवाइड करेंगे तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है वो आती है 1.38 इंटू 10⁻23। सही है, जूल पर मॉलिक्यूल पर केल्विन, पर मॉलिक्यूल पर केल्विन, ठीक है ना। दिस इज द सेकंड इक्वेशन जो हम लोगों को याद रखनी है, PV = nRT, PV = KBT, ठीक है। एक और चीज बता देता हूं, ये सेकंड फॉर्म हो गया। थर्ड फॉर्म PV = nRT है, where N is nothing but given mass, N is given mass, thank you, by molecular mass, given mass by
मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। तो गिवन मास स्मॉल m से लिख रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M से लिख देंगे हम। इसका मतलब PV इज इक्वल टू जो भी गैस यूज, जितनी भी गैस यूज कर रहे हैं उतने नंबर ऑफ, उसका पूरा इंटायर मास अपॉन ईच मॉलिक्यूल का मास। तो अगर हम लोग जितने जिस कंटेनर में उस गैस को प्लेस किया है उसके वॉल्यूम को नीचे ले आए, तो ये बन रहा है व्हाट इज मास इनटू वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है। सो प्रेशर का इक्वेशन और बन जाता है रो RT बाय M। दिस इज नोन एज डेंसिटी फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज नोन एज डेंसिटी फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। ये डेंसिटी फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन आ गया। फोर्थ लास्ट एक और फॉर्म है, PV इज इक्वल टू क्या है, RT लिख देते हैं, अभी NRT भी लिख सकते हो, चलो NRT लेने देता हूं। PV इज इक्वल टू NRT लिख लेते हैं। अब अगर मैं दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करूं तो P और V दोनों ही चेंजिंग हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख देते हैं, P dV प्लस V dP इज इक्वल टू NR dt. This is known as differential form of ideal gas equation. समझ आ रहा है? यूवी रूल लगाया है पीवी पे, P डिफरेंशिएशन ऑफ V प्लस V डिफरेंशिएशन ऑफ P इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे डिफरेंशिएट करोगे तो N भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो वो दोनों कांस्टेंट्स बाहर आ गए, मेरे को क्या मिल गया, dt, ठीक है। तो ये चार फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, बहुत काम आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, देख लीजिए प्लीज। एक और छोटी सी चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसके ऊपर बेटा ये एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर डायरेक्टली ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पिछले 5 साल में 2 बार नीट में और 2 बार जेई में आ चुका है, पिछले 5 साल में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज मीन फ्री पाथ। इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन्वॉल्व है इसमें, तो हम लोग उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। प्राइमरली हम लोगों को सिर्फ एक फॉर्मूला है जो याद करना है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे हमें वो फॉर्मूला याद करके जाना है और उसको पढ़ना है बस हमेशा, ठीक है। मीन फ्री पाथ, अब आप लोगों ने ऐसा ही कोई टर्म पहले भी पढ़ी है, ठीक है, और वो है कि रिलैक्सेशन टाइम जैसे जो होता था वो क्या था, एक कोलिजन से लेकर दूसरे कोलिजन तक के बीच के टाइम को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बुलाते हैं। अब यहाँ पे मान लो ये गैस मॉलिक्यूल है, ये गया, ये इसको हिट किया दूसरे गैस मॉलिक्यूल को, और फिर यहाँ गया तो रास्ते में यहाँ मिल गया मॉलिक्यूल, फिर यहाँ गया यहाँ मिल गया मॉलिक्यूल, यहाँ गया यहाँ मिल गया मॉलिक्यूल। तो ये देखिए ये जो सारे डिस्टेंसेस है इसको हम लोग λ1 से कंसिडर करते हैं, λ2, λ3, λ4 एंड सो ऑन, ठीक है। प्राइमरली इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस विदाउट एनी कोलिजन होते हैं उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, फ्री पाथ। वो डिस्टेंस जिसमें कोई कोलिजन, एक एवरेज डिस्टेंस लेने वाले हम लोग पूरा फ्री पाथ का, उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ का एक फॉर्मूला है लैम्डा बार, मतलब मीन फ्री पाथ हो गया। इसके दो फॉर्म है फॉर्मूला के, एक है मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू 1/√2 md² इंटू n/v, ठीक है। ये क्या है मैं बता देता हूं, यहां पर जो m है ये है मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, d है डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, और n/v इज मॉलिक्यूलर डेंसिटी। मतलब क्या हुआ, n कितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, v टोटल वॉल्यूम कितना, उन दोनों का रेशियो हम लोग यहाँ पर मॉलिक्यूलर डेंसिटी के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो एक तो फॉर्मूला आ गया ये डायरेक्ट मॉलिक्यूलर डेंसिटी, अगर आपको गिवन दी हुई है बहुत बढ़िया, आप सीधा उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। जनरली जो कॉम्पिटिटिव में इसके क्वेश्चंस आते हैं यहाँ तो सीधा फॉर्मूला आ जाता है कि मीन फ्री पाथ इज एक्सप्रेस्ड बाय, 4 फॉर्मूला लिखे होंगे, आपको सही टिक मारना है। अदरवाइज क्वेश्चन आ सकता है कि मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, inversely proportional to square of the mass, directly proportional to square of the mass, ऐसे कुछ कंडीशन आ सकते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली सही कंडीशन सेट कर सकते हैं।
एक और फॉर्म भी है इसकी। अब आप जानते हो सिंस PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। आप nRT को क्या लिखते हो, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मैं क्या चाहे तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। ये भी तो नंबर ऑफ एक मोल्स का ही फॉर्मूला है, कितने नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है अपॉन एवोगाड्रो कर दो, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, इनटू RT। कैन आई डू दिस? व्हाट इज R बाय एवोगाड्रोस नंबर? Can I do this? R upon Avogadro's number into temperature. So R by Avogadro number is nothing but Boltzmann constant. सही बात है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बन गया। अब यहां पर देखो मैं मॉलिक्यूलर डेंसिटी का फॉर्मूला बना सकता हूं, P इज इक्वल टू N बाय V इंटू KBT। तो N बाय V को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, P अपॉन KBT। सही बात है। तो देयरफॉर हमारे पास मीन फ्री पाथ का एक और फॉर्मूला आ गया, √2md² इंटू N बाई V की जगह लिख देंगे P अपॉन KBT। ये एक और फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, सो मीन फ्री पाथ का एक और रिलेशन हमारे सामने आ गया। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक और छोटा सा बात, दिस इज नोन एज बैरोमेट्रिक रिलेशन है। ये बैरोमेट्रिक रिलेशन पढ़ा रहा हूं। अब आप देखिए, मेरी बात सुनिए ढंग से। अर्थ के सरफेस पे कितना एटमॉस्फेयर है, हम लोग मतलब कितना प्रेशर लगता है हम जानते हैं, P0। एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 अप्लाई होता है यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे हम जानते हैं कि बैरोमेट्रिक वैल्यू गिरती है, मतलब प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। सही बात है ना? तो बस उसी कंडीशन को अब यहाँ पे समझूंगा मैं। मतलब मैं अगर इस लेंथ पे, इस पर्टिकुलर हाइट पे बात करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, देखो जरा ढंग से सुनना। मान लो ग्राउंड से इस पॉइंट की हाइट h ले रहे हैं हम। ठीक है, वो कुछ भी ले सकता हूं, मैं अभी फिलहाल एक काम करता हूं, x लेके चलता हूं और बोलता हूं कि इसकी थिकनेस dx है। ठीक है, इसकी थिकनेस dx है इस लेयर की। अब आप जानते हो जो प्रेशर ग्राउंड पे लग रहा है वो कितना है, P0 है। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे कुछ प्रेशर P है तो यहाँ पे प्रेशर कहीं ना कहीं थोड़ा सा और कम नहीं होगा, P माइनस DP होगा। जैसे जैसे आप हाइट पकड़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर ड्रॉप होता रहता है। सही बात है, इसलिए पहाड़ों पे कंपैरेटिवली प्रेशर कम होगा, है ना। आप और थोड़ा ऊपर जाएंगे, ले लद्दाख तक जाएंगे तो वहां पे और हाइट बढ़ जाती है तो प्रेशर और रिड्यूस हो जाता है, तो प्रेशर कम होता रहता है जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पकड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ढंग से सुनिएगा, है ना, तो अगर मैं कभी भी चेंज इन प्रेशर निकालूं तो वो कितना होगा, -ρgh। माइनस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि चेंज इन प्रेशर नेगेटिव है। इनिशियल प्रेशर नीचे से जा रहे हैं तो कम है, ऊपर जाएंगे तो चेंज जो है नेगेटिव हो रहा है। सो -ρgh कितनी है, dx, क्योंकि dx लेंथ हाइट पकड़ने पर, चेंज इन हाइट करने पर चेंज इन प्रेशर आ रहा है, तो dp इज इक्वल टू -ρg dx यूटिलाइज कर रहा हूं। नाउ सिंस वी नो दैट pv का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है, pv इज इक्वल टू nRT। इसी को हम लोग एक और फॉर्म में भी लिखते हैं, p इज इक्वल टू ρRT बाय m, द डेंसिटी फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो मैं चाहूं तो सो देयरफॉर मैं डेंसिटी को लिख सकता हूं Pm अपॉन RT। सही है, Pm अपॉन RT। इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन प्रेशर के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस Pm अपॉन RT GdX। Am I right? ठीक है, अब प्रेशर यहां पर दिख रहा है तो प्रेशर को नीचे ले जाओ, क्या हो जाएगा, dP बाय P इज इक्वल टू -mg अपॉन RT इंटू dx। इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड को। ठीक है, जब हमारी हाइट कुछ भी नहीं, हम ऑन द ग्राउंड हूं, तो मेरी हाइट कितनी है, 0, तो मेरा प्रेशर कितना है, P0। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरे ऊपर लग रहा है। अब जैसे जैसे मैं हाइट पकड़ूंगा वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। तो फाइनली प्रेशर कितना कंसिडर कर रहे हैं हम, T।
तो किसी भी एल्टीट्यूड में कितना प्रेशर है मैं वो फाइंड करना चाहता हूं, तो 1/p का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln p, मतलब लॉग, ठीक है। तो कैन आई राइट लाइक दिस, ln p, मैं ऐसे लिख देता हूं, ln p लिमिट लेंथ फ्रॉम p नॉट से लेकर p तक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -mg/rt इंटू x लिमिट लेंथ फ्रॉम 0 to h। सही है, अपर लिमिट लगाओ, नेचुरल लॉग p माइनस नेचुरल लॉग p नॉट इज इक्वल टू -mgh/rt। सही है, log a माइनस log b को हम लोग कैसे लिखते हैं, log a by b, so ln p/p नॉट is equal to -mgh/rt, taking anti-log on both sides, anti-log on both sides। प्लीज इस चीज को समझ लीजिए, कई बच्चे ये चीज अभी तक नहीं समझ पाए हैं। अगर आप लोगों ने थोड़ी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम की है, जितना आपको दिया जाता है, अगर आपने कम काम किया तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कभी भी एक जगह लॉग है, नेचुरल लॉग है, दूसरी जगह कुछ नहीं है, अगर दोनों तरफ एंटी लॉग लेते तो लॉग का एंटी लॉग मतलब लॉग खत्म हो गया, एग्जिस्टेंस खत्म होगी, मतलब ये लॉग खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा p/p नॉट। लेफ्ट हैंड साइड में एंटी लॉग लेने से ये हो गया, राइट हैंड साइड में लॉग था ही नहीं, आपने सीधा एंटी लॉग ले लिया, तो वो क्या होता है, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाता है, e रेस्ट पावर हो जाता है, जो भी पावर दी हुई है, ठीक है, ये ऐसा हो जाता है। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू p नॉट e रेस्ट पर -mgh/rt। जैसे जैसे आप हाइट पकड़ेंगे वैसे वैसे प्रेशर कम होता है, सेम वैसे वैसे एयर की डेंसिटी भी कम होती है, वैसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम हो जाते हैं गैस के। तो इसी का और फॉर्म भी है, आप डेंसिटी के लिए भी यही रिलेशन लिख सकते हैं, ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ कुछ और डेंसिटी है, अब जैसे जैसे हाइट पकड़ेंगे वैसे वैसे डेंसिटी कम होती जाएगी। इनफैक्ट सिमिलर बेसिस पे हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी आता है फॉर्मूला, ठीक है। थ्योरेटिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर में इतना ही है, इन सब के रूल्स थर्मोडायनेमिक्स में आगे काम आएंगे, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। टू क्लोज कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ एयर आर इनिशियली एट 1.05 × 10⁵ पास्कल्स एंड 300 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो दो क्लोज कंटेनर है, तो मैं डायग्राम के साथ साथ बना देता हूं। एक कंटेनर ये रहा, एक कंटेनर ये रहा, दो एक सेम वॉल्यूम के कंटेनर है, आर इनिशियली एट 1.05 × 10⁵ पास्कल्स एंड 300 केल्विन टेम्परेचर। If the container are connected by a narrow tube, ठीक है, कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने, and one container is maintained at 300 Kelvin, so initially दोनों का टेम्परेचर 300 केल्विन था, ठीक है, और दोनों का ठीक है, लेकिन फाइनली क्या हो गया, इसका फाइनल टेम्परेचर कितना आ रहा है, इसका फाइनल प्रेशर कितना आ रहा है, टेम्परेचर 300, और इसका 400, ठीक है। आपको निकालना है कि फाइनल प्रेशर कितना आ रहा है, फाइंड द फाइनल प्रेशर इन द कंटेनर्स। तो बच्चा ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या लगाएंगे, देखो कुछ भी चेंज होगा, टेम्परेचर एक का ज्यादा हो रहा है, एक का दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, और मेन बात क्या है, जितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली कंटेनर में थे दोनों में इंडिविजुअली, वो उतने ही रहेंगे। आपका हेल बदल होगा टू मेंटेन द प्रेशर, बट प्राइमरली टोटल नंबर ऑफ मोल्स एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं, सिस्टम से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लिख देते हैं इनिशियली कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स के हमेशा बराबर रहेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स का बेसिक रिलेशन अगर हम लोग लगाएं तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, प्रेशर P नॉट ओरिजिनली दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम इनिशियली कितना था 2V अपॉन कितना टेम्परेचर था 300 केल्विन, सही है। दिस इज इक्वल टू फाइनल क्या होगा
एक प्रेशर फाइनल बनेगा P फाइनल, ठीक है, वॉल्यूम V रहेगा और एक का टेम्परेचर रहेगा T1 और दूसरे का रहेगा P फाइनल V अपॉन T2। सही है, तो इस कंडीशन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। दोनों तरफ वॉल्यूम गिवन नहीं थे तो मैंने V कंसिडर कर लिया। इसका मतलब ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, क्योंकि दोनों से कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं आप। तो इनिशियली प्रेशर कितना गिवन था, 2 into 1.05 into 10⁵5। सही है ना, यही था ना, यस दैट्स राइट। अपॉन इनिशियली टेम्परेचर कितना था 300। सही बात है, इनिशियली कितना था 300 इज इक्वल टू P फाइनल कॉमन निकालो, अंदर क्या आ जाएगा 1 अपॉन T1 विच इज 300 प्लस 1 अपॉन 400। बहुत बढ़िया, ये दो जीरो में भी कैंसिल कर ही देते हैं, जहां इतनी कंफ्यूजन खत्म कर ही रहे तो ये दो जीरो भी खत्म कर देते हैं, बेटर हो जाएगा, ठीक है। और 3 कैंसिल भी किया जा सकता है इसके साथ, क्या हो जाएगा 0.35। सही बात है, 0.35 आ जाएगा। अब मेरे पास क्या आ गया 0.7 into 10⁵5 is equal to P final into, बताओ भाई 1/3 + 1/4, इसका मतलब वो आंसर आएगा 7/12। सही है, तो 7 और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ गया 0.1। दैट इंप्लाइज P फाइनल का वैल्यू कितना है 1.2 into 10⁵5 पास्कल, ठीक है। तो प्राइमरली इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या लगा, क्या रिलेशन फॉर्मूला लगा हमारा, हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स रिलेट किए, नथिंग एल्स, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स बराबर कर दीजिए एंड we'll get the final condition of this particular problem. Okay, so question is to find the minimum attainable pressure of 1 mole of an ideal gas if during its expansion its temperature and volume are related as T is equal to T naught alpha V square, where T naught and alpha are पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। ओके, अब क्या जनरली ना जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हम लोग अपना ज्यादा दिमाग चलाते हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ प्रेशर भी तो होगा, पी टेम्परेचर कुछ ले लेते हैं। नेवर डू दिस। आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट आपको जो भी चीजें गिवन दी हुई हैं हमेशा आंसर उन्हीं टर्म्स में आना चाहिए, अपने लेट की हुई चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, पहली चीज, ठीक है। अब यहां पर देखो, now since we know that, एक मिनट guys, since PV जो है, सॉरी हाँ कुछ नहीं कर सकते भाई, है ना, RT के बराबर है, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर क्या दिया हुआ है मिनिमम प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस है। हम लोग 1 मोल वाला कंडीशन लेके आएंगे। अब टेम्परेचर T नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि टेम्परेचर का एक अपना एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे P इज इक्वल टू R/V, T की जगह क्या लिख देंगे T नॉट प्लस अल्फा V स्क्वायर, ठीक है, R/V T नॉट प्लस अल्फा V स्क्वायर। अब यहां पर देखा जाए तो हम लोग इसको आगे भी फॉर्म अप कर सकते हैं, मतलब प्रेशर का एक फाइनल कंक्लूजन ऐसा भी निकाल सकते हैं कि R T0/V आ जाएगा प्लस R अल्फा V आ जाए। सही बात है, तो एक प्रेशर का रिलेशन मिल गया मेरे को। अब वो क्या चाहता है, क्वेश्चन पढ़ेंगे जरा ढंग से, वो कह रहा है फाइंड द मिनिमम अटेनेबल प्रेशर। मिनिमम अटेनेबल प्रेशर का मतलब हुआ हमसे मिनिमा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कभी भी किसी भी फिजिक्स की प्रॉब्लम में आपको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आ जाए तो सीधा कंडीशन है आपने एक इक्वेशन बनानी है। अब ये इक्वेशन देखो कहीं ना कहीं वॉल्यूम डिपेंडेंट है, दिख रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको मिनिमम निकालना, तो हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे प्रेशर को विद रिस्पेक्ट टू जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट दिख रही है, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0,
ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आर टी नॉट बाय वी दिख रहा है, वी रेस्ट पर क्या हो जाएगा -1, उसको डिफरेंशिएट करो क्या आंसर आएगा, तो आई कैन डू दिस, तो 0 इक्वल्स टू माइनस आर टी नॉट बाय वी स्क्वायर। जिसको इसमें दिक्कत है वो बता सकता है भाई, है ना, बाय वी स्क्वायर आ गया। एम आई राइट, समझ में आया क्या किया मैंने, v रेस्ट पर ऊपर लेके जाऊंगा तो v रेस्ट टू -1 आ जाएगा, -1 नीचे आया, -1 -2 आ गया, तो वो -1 का माइनस माइनस आर टी के सामने दिख रहा है जो नेगेटिव है वो वही है, ठीक है। और v रेस्ट पर -2 मतलब नीचे आके v स्क्वायर बन गया, प्लस आर अल्फा, प्लस आर अल्फा। अब अगर इन दोनों को इक्वेट किया जाए तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, आर अल्फा इज इक्वल टू आर टी नॉट बाय वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो आर और आर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब वी स्क्वायर, तो वी इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट ऑफ टी नॉट बाय अल्फा, ठीक है। ये मेरे पास क्या मिल गया, वॉल्यूम मिल गया। इस वॉल्यूम पे हमको, करेक्ट, इस वॉल्यूम पे हम लोगों को प्रेशर मिनिमम मिलेगा। देखो डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू 0 करने का मतलब ही था कि मिनिमम की कंडीशन लगा दी। अब जो भी आंसर आया है इस वॉल्यूम पे हम लोगों को मिनिमम प्रेशर मिल रहा है, तो मैं प्रेशर की इक्वेशन में वापस जाऊंगा, खत्म, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग ऑलरेडी वॉल्यूम निकाल चुके हैं। तो पी मिनिमम क्या आएगा, पी मिनिमम इज इक्वल टू आर टी नॉट अपॉन वी की जगह क्या लिख देंगे, रूट टी नॉट बाय अल्फा प्लस आर अल्फा, अगेन वही रूट टी नॉट बाय अल्फा, ठीक है। ये आ जाएगा रूट टी नॉट प्लस अल्फा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने वॉल्यूम, मैंने इस v की जगह पे भी ये रिप्लेस कर दिया। अब यहां देखा जाए दोस्तों तो नीचे का रूट टी नॉट भी ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आ जाएगा आर रूट अल्फा टी नॉट, ये क्यों नाच रहा है, हाँ नाच रहा है सही में, प्लस सेम गोज ओवर, अल्फा अल्फा फिर से कैंसिल हो जाएगा, मेरे को क्या मिल जाएगा, आर रूट अल्फा टी नॉट, ठीक है, रूट अल्फा टी नॉट आ गया, 2 बार मिल गया। तो पी फाइनल का आंसर क्या आएगा, या मिनिमम प्रेशर का फाइनल कंडीशन क्या आएगा, 2r रूट अल्फा टी नॉट, दैट्स इट, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल कंक्लूजन आ जाता है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो मिनिमम प्रेशर हमारे को मिल गया।